रवीश कुमार, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के नागरिकों का इलाज हो, इस फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल दिल्ली के नागरिकों के लिए सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उपराज्यपाल ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कैबिनेट के इस फैसले को पलट दिया। अब ये फैसला निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का भी उल्लेख किया है कि जीवन का अधिकार, इसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार शामिल है और आप नागरिकता के आधार पर किसी बाहरी को या किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना नहीं कर सकते हैं। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। जब उपराज्यपाल का फैसला आया, उसके कुछ घंटे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मंगलवार को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बैठक होने वाली है। उसमें मुख्यमंत्री की जगह वो हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, खांसी है और हो सकता है कि कोविड-19 के टेस्ट की जरूरत पड़ जाए। क्या कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे पहुंच गया है? इस पे चर्चा होनी थी। इस बात पर चर्चा होनी थी कि अगर कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी? इसके लिए कल सभी डेटा के साथ और दिल्ली कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होनी है। जैसा मैंने पहले बताया था, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो हो या प्रशासनिक कारण हो, भले इस फैसले का बचाव दिल्ली सरकार कर ले, लेकिन इस फैसले से कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। एक प्रश्न तो ये है कि मुंबई में जहां कैंसर के बड़े बड़े अस्पताल हैं, वही मना कर दें कि हम दिल्ली वालों का इलाज नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल कह दे कि दिल्ली के वासी जो यहाँ रहते हैं वो बीमार हैं, हम उन्हें भर्ती नहीं करेंगे, आप दिल्ली जाएं। तीसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में दो तरह के अस्पताल हैं, जैसे एम्स वो केंद्र सरकार का अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया वो केंद्र सरकार का अस्पताल है। अगर आरएमएल और एम्स ये कह दे कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाएं, आप हमारे यहाँ ना आए, तब किस तरह की अराजकता फैल जाएगी। यही नहीं, जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, जैसे लगे हुए हैं, क्या दिल्ली में अस्पतालों की कमी है, पैसे की कमी है? एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि दिल्ली में केंद्र सरकार भी अपने अस्पतालों पर पैसे खर्च करती है और दिल्ली सरकार भी। दिल्ली सरकार का अपना बजट 7,700 करोड़ से कुछ अधिक का है और इसी के साथ केंद्र सरकार के अस्पतालों का बजट भी कुछ कम नहीं है। मसलन एम्स, जो दिल्ली का एम्स है, उसका ही 2020-21 में जो बजट है वो 3,489 करोड़ का है। उसके पहले वित्त वर्ष में 3,599.65 करोड़ का था, यानी इस साल के बजट में कमी कर दी गई। 2020-21 में राम मनोहर लोहिया का बजट 885 करोड़ 60 लाख था, जो 19-20 की तुलना में 135 करोड़ अधिक है। 2020-21 में सफदरजंग अस्पताल का बजट 1318.86 करोड़ किया गया, पिछली बार से 107 करोड़ अधिक। 2020-21 में लेडी हार्डिंग अस्पताल का बजट 502 करोड़ किया गया। कलावती शरण अस्पताल का बजट भी बढ़ाकर 136 करोड़ किया गया। बजट के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार भी अपने इन 4 अस्पतालों पर दिल्ली सरकार के कुल बजट से कोई 1,000 करोड़ कम ही खर्च करती है। अगर आप दोनों का बजट मिला दें, केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का, तो 14,000 से अधिक की राशि बन जाती है स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए। केरल को देखिए, केरल 7,856 करोड़ रुपए खर्च करता है। यूपी 23 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहाँ 26,000 करोड़ से अधिक का बजट है। राजस्थान, जिसकी आबादी कोई 6 करोड़ होगी, 4 से 6 करोड़ बताई जाती है, इसका बजट जो है 14,700 करोड़ है। और दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पैसा खर्च होता है
दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का वो 14,000 करोड़ से अधिक है। दिल्ली में बिस्तर नहीं है। आमतौर पर ऐसे संकट के वक्त सबकी निगाह एम्स पर होती है। एक सवाल यहाँ उठना चाहिए कि इस महामारी से मुकाबला करने के लिए एम्स अस्पताल, जो देश का सबसे प्रीमियर अस्पताल है, वो क्यों नहीं आगे आकर मोर्चा संभाल रहा है। एम्स और सफदरजंग ये दोनों बहुत ही बड़े अस्पताल हैं, इनका मोर्चे में कहीं नाम नहीं है, इनको लीड करना चाहिए था। दिल्ली के अस्पतालों का भी हाल देखिए। दिल्ली के स्वास्थ्य निदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के पास 38 अस्पताल हैं, 11,770 बेड हैं और 10,664 चालू हैं। उनमें डॉक्टरों के 681 पद मंजूर हैं, इनमें से 217 खाली हैं, 464 ही भरे हैं। खाली पदों में डॉक्टर, विशेषज्ञ, चीफ मेडिकल अफसर के भी पद हैं। ये रिपोर्ट 2018-19 की है, जो बताती है कि दिल्ली के 38 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, विशेषज्ञ, मेडिकल अफसर, चीफ मेडिकल अफसर जैसे पदों की संख्या, मंजूर पदों की संख्या 681 ही है। अगर आप औसत निकालें तो एक अस्पताल में 18 से भी कम डॉक्टर या मेडिकल अफसर आते हैं। इस वक्त 464, इस वक्त का मतलब 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार 464 डॉक्टर हैं, तो इसका औसत जो है एक अस्पताल में 12 डॉक्टर से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डॉक्टर कितने दबाव में काम कर रहे होंगे। सोचिए, बगैर डॉक्टरों की ये तैयारी कैसी है और ये काम किस तरह से चल रहा होगा। यही नहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि कई अस्पतालों में, जैसे दिल्ली के कई अस्पताल हैं और केंद्र सरकार के कई अस्पताल जो दिल्ली में हैं, इनमें जो भर्तियां होती हैं वो यूपीएससी के जरिए होती हैं। तो क्या जो मंजूर पदों की संख्या है 664, वो काफी है दिल्ली की जरूरत के हिसाब से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, या फिर इन्हें जानबूझकर कम रखा गया है? ये हमें समझने की बात है। दिल्ली सरकार का एक अस्पताल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। इसकी वेबसाइट पर हमने जाकर देखा तो पता चला कि इस अस्पताल में प्रोफेसर के पद के 76 पद खाली हैं, प्रोफेसर के लेवल के 8 पद मेडिकल अफसर के खाली हैं, 209 पद नर्सिंग स्टाफ के खाली हैं और 100 पद जो है वो टेक्नीशियन के खाली हैं। इनकी वैकेंसी निकाली गई है। इस 22 मई को विज्ञापन में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बताई गई है। ये बात नोट करने की है। एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अगर 76 प्रोफेसर लेवल के पद खाली हों, 300 से अधिक पद नर्स और टेक्नीशियन के खाली हों, तो वो अस्पताल कैसे चलता होगा आप समझ सकते हैं। वहां के डॉक्टर चला ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। दरअसल इसके लिए थाली बजानी चाहिए, ना कि कुछ किया दिया नहीं, कुछ शुरुआत नहीं हुई, पहले ही थाली बजाकर हम घर बैठ गए। अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर नहीं आ रहे, 76 पद खाली हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बहाली निकलती है, एडहॉक बहाली निकलती है। तो आप बताइए कि कोई प्राइवेट अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर क्यों आएगा? तो क्या हमारी सरकारें नौकरियों की शर्तें ऐसी रख रही हैं कि पद खाली रह जाएं और उसकी जगह पर भरपाई ना हो? इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब देर हो चुकी है। अब एक मरीज का वीडियो बनाकर आपस में वायरल करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब करना था तब आपने प्रश्न नहीं किया, आपको दूसरे प्रश्नों में भटका दिया गया, सांप्रदायिक प्रश्नों में, जहां आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इन 6 वर्षों का आप हिसाब कीजिए तो आपने कितना वक्त बर्बाद किया है। और अब चाहे वो किसी भी तबके का हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब अपने अपने मोबाइल से संपर्कों को फोन कर रहे हैं, इस अस्पताल से उस अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। सफदरजंग केंद्र सरकार का अस्पताल है, यहाँ 282 पद खाली हैं
19 मई को ही वैकेंसी आई है, वो भी जूनियर डॉक्टर की, यानी कोरोना के समय वैकेंसी निकाली गई है। यह एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ 500 डॉक्टर काम कर रहे हैं और 2000 से अधिक नर्सिंग और टेक्नीशियन हैं। राम मनोहर लोहिया में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 80 पद खाली हैं, जिनकी भर्ती मार्च में निकाली गई। तो आपने देखा कि सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया दोनों अस्पतालों में जो भर्ती निकली है वो परमानेंट नहीं है, वो एडहॉक है, तदर्थ है, अस्थायी है। तो कौन डॉक्टर जाना चाहेगा ऐसी नौकरियों के लिए? अगर आपको लगता है कि बीमा पॉलिसी दे देने से, खरीद लेने से या सरकार के दे देने से इलाज हो सकता है तो करा लीजिए, मेरी तो बात समझ में नहीं।